हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। मेरा नाम शुभम तिवारी है और आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 3। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ही बारे में, लेकिन उसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। उसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, उसके अलग अलग प्रोविजन क्या हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे दो और बिजनेस फॉर्म्स बचे हुए थे, तो आज हम उन दोनों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखें तो सबसे जो आज चौथा नंबर पे हमारी वीडियो है, आज टॉपिक है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहकारी समिति। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है जरा अच्छे से समझिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब स्वैच्छिक संगठन, खुद से अपने आप से बनाई जाती है, अपनी इच्छा से बनाई जाती है। राइट, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है जिसमें कुछ लोग अपनी मर्जी से मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब आर्थिक हित की प्रोटेक्शन और उनकी प्रोग्रेस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि 100 किसान मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। सब अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्टिलाइजर और सीड्स सस्ते में खरीदते हैं और अपना फसल भी अच्छे प्राइस पर बेचते हैं। तो इससे सभी मेंबर को फायदा होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली। राइट, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी किस प्रिंसिपल पर काम करती है ना? ये म्यूचुअल हेल्प मतलब पारस्परिक सहयोग और वेलफेयर के प्रिंसिपल पर काम करती है। ये याद रखिएगा। मतलब ये जो है म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर के प्रिंसिपल से काम करता है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और सबका भला होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, है ना? तो सबसे पहला फीचर है कि रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। यहां पे लिखा हुआ है, ये सारे अलग अलग फीचर्स ही हैं, है ना? तो पहला है कि रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट मतलब हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर करना जरूरी होता है, इसलिए ये एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। दूसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस होता है। मतलब सोसाइटी और उसके मेंबर दोनों अलग होते हैं। अगर सोसाइटी कोई प्रॉपर्टी खरीदती है तो वो मेंबर की नहीं बल्कि सोसाइटी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। राइट, अब नेक्स्ट जो फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी की मतलब मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितना उन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है। फॉर एग्जांपल कि मान लो अगर मोहित ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया है और सोसाइटी को लॉस हो गया, तो मोहित से उसके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा नहीं लिया जा सकता, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक के प्रिंसिपल पर चलती है। यहां रूल होता है 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? एक मेंबर एक वोट के प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा। चाहे किसी मेंबर ने 10,000 इन्वेस्ट किया हो या 10 लाख, वोट सबका एक ही माना जाएगा, है ना? तो इसलिए सब मेंबर को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। राइट, पांचवा नंबर है कि सर्विस मोटिव इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव सर्विस देना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। प्रॉफिट अगर होता भी है तो उसका बेनिफिट मेंबर को ही दिया जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसको हम थोड़ा सा इसके फीचर को डिटेल में अब देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला है वॉलंटरी मेंबरशिप। समझ में आ रही बात कि कोई भी एलिजिबल पर्सन अपनी मर्जी से सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है और जब चाहे सोसाइटी छोड़ भी सकता है, किसी पर फोर्स नहीं होता। राइट, दूसरा लीगल स्टेटस मतलब सोसाइटी को अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है ना? सोसाइटी की अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है और ये मेंबर से अलग होते हैं। राइट, सोसाइटी कोर्ट में केस कर सकती है और सोसाइटी के अगेंस्ट केस भी हो सकता है। क्लियर है? तीसरा नंबर है लिमिटेड लाइबिलिटी। हर मेंबर की लाइबिलिटी सिर्फ उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड होता है, हमने पहले डिस्कस किया था, है ना? नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक कंट्रोल मतलब मैनेजमेंट डेमोक्रेसी के बेसिस पर होता है। रूल याद रखना जो हमने बताया है, 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट। राइट, और सर्विस मोटिव की बात करें तो मेंबर की जो मेन एम है मेंबर्स की सर्विस करना है, मेंबर का वेलफेयर करना है ना? प्रॉफिट कमाना मेन एम नहीं होता। समझ में आ रही बात? अब बात करेंगे हम इसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स की। राइट, तो मेरिट्स मतलब एडवांटेज। पहला है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, सभी मेंबर्स के वोटिंग राइट्स इक्वल होते हैं, चाहे किसी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो या कम, सबका वोट एक ही होगा। ठीक है। दूसरा, लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बिजनेस के डेट से सेफ रहती है। ठीक है।
बिजनेस फेल हो जाए या तब भी पर्सनल घर या प्रॉपर्टी नहीं बिकती। ठीक है। थर्ड है आपका स्टेबल एग्जिस्टेंस, मतलब इसको हम परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेंबर मर जाए या बैंकरप्ट हो जाए तब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहती है, सोसाइटी बंद नहीं होती, है ना। चौथा नंबर है इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी मिडल मैन को हटा देती है, इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल फार्मर और कस्टमर, फार्मर डायरेक्ट किसको बेच देगा, कस्टमर को, बीच में कोई भी ब्रोकर या डीलर नहीं होगा, है ना। तो फार्मर को भी फायदा और कस्टमर को भी। डायरेक्ट फार्मर किसको डील कर रहा है, कस्टमर को। अल्टीमेटली आपका कंज्यूमर कौन है, कस्टमर ही है ना। अल्टीमेटली वो ही यूजर है, तो फार्मर डायरेक्ट बेच देगा किसको, कस्टमर को ही अपना फसल। ठीक है, जो भी वो लाइक प्रोड्यूस कर रहा है, बीच में कोई भी मिडिलमैन नहीं आता है, राइट। पांचवा नंबर है गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सपोर्ट करती हैं, जैसे सब्सिडी देती है, टैक्स बेनिफिट में एडवांटेज मिलता है, लो इंटरेस्ट लोन पे आपको लोन दिया जाता है, ये सब मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इजी फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना कंपैरेटिवली इजी होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, इसलिए रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाता है। क्लियर है। लेकिन अब हम बात करेंगे डिमेरिट्स की, इसके लिमिटेशंस की। क्या हो सकते हैं इसके लिमिटेशंस। पहला है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जनरली कैपिटल कम होती है, क्योंकि पैसा मेंबर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए बड़े प्रोजेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दूसरा इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, मतलब प्रोफेशनल मैनेजर की कमी हो सकती है, कई बार मैनेजमेंट मेंबर ही करते हैं, जिससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। थर्ड है लैक ऑफ सेक्रेसी, मतलब यहां डिसीजन ओपनली डिस्कस होते हैं, इसलिए बिजनेस सीक्रेट्स को कॉन्फिडेंशियल रखना मुश्किल होता है, कॉम्पिटिटर को इंफॉर्मेशन मिल सकती है, राइट। चौथा है आपका गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट का रेगुलेशन और इंटरफेरेंस रिलेटिवली ज्यादा होता है, इसलिए सोसाइटी को हर डिसीजन में पूरी फ्रीडम नहीं मिलती। पांचवा है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सारे मेंबर्स के अलग अलग व्यूज होते हैं, कभी कभी इसी वजह से डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकते हैं, डिसीजंस लेने में डिले भी हो सकता है। तो ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या है, डिसएडवांटेज हैं, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा, उसके डेफिनेशंस पढ़े, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देख लिया हमने, मेरिट्स क्या होती है और डिमेरिट्स क्या होते हैं, राइट। चलिए अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। ठीक है, तो पहला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, राइट। चलिए तो ध्यान रखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होते हैं ना, वो अलग अलग पर्पस के लिए बनाई जाती है, हर सोसाइटी का अपना ऑब्जेक्टिव और फंक्शन होता है, और एक एक करके हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमने क्या बोला, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब इसका होता है उपभोक्ता सहकारी समिति, मतलब ये है कि ये सोसाइटी कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को महंगी प्राइसेस से बचाना, ठीक है, पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट से बचाना। फॉर एग्जांपल कि मान लो मार्केट में शुगर जो है, चीनी जो है 60 रुपए पर किलो पर केजी मिल रहा है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होलसेलर से डायरेक्ट शुगर 50 रुपए में खरीद कर मेंबर को 52 रुपए में दे देती है। रिजल्ट क्या हुआ, कस्टमर को सस्ता मिल गया, और सोसाइटी का एम जो था सर्विस था, कि सोसाइटी का एम सर्विस था, प्रॉफिट तो था नहीं, तो सोसाइटी ने सर्विस भी कर दिया। प्रॉफिट मतलब वो अलग की बात है, प्रॉफिट तो यहाँ कमाया नहीं जा रहा है। अगर प्रॉफिट ही मेन मोटिव होता है तो हम मार्केट से बेचते हैं ना, मार्केट में जो 60 रुपए पर किलो मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये है क्या, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि परचेजेस गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम होलसेलर, ये होलसेलर से डायरेक्ट सामान खरीदते हैं, इससे कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा एलिमिनेट्स मिडलमैन, ध्यान रखिएगा, बीच के ब्रोकर या कमीशन एजेंट को हटा देते हैं, फार्मर या होलसेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, मिडिलमैन नहीं होता। ठीक है। थर्ड होता है प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, अच्छी क्वालिटी के सामान सही प्राइस पर प्रोवाइड करी जाती है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर से स्टोर हो गए, राशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गए, ठीक है, तो ये कंज्यूमर का कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। ठीक है। अब प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें, इसका मतलब होता है उत्पादक सहकारी समिति। ठीक है, मतलब ये सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए बनाई जाती है, ताकि बड़े कैपिटलिस्ट उनका एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। फॉर एग्जांपल कि 10 छोटे हैंडलूम वर्कर अलग अलग काम करते हैं, सब मिलकर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। अब रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, मशीन शेयर करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्लियर है।
अब इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले है कि प्रोवाइड रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, मतलब मेंबर को रॉ मटेरियल और मशीन प्रोवाइड करी जाती है। दूसरा, हेल्प इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है, ट्रेनिंग भी दे सकती हैं, राइट। थर्ड है आपका इंक्रीजेस बार्गेनिंग पावर, मतलब अकेले प्रोड्यूसर की बार्गेनिंग पावर कम होती है लेकिन ग्रुप में बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, मतलब इसको हम बोलते हैं विपणन सहकारी समिति। मतलब ये है कि ये सोसाइटी प्रोड्यूसर के प्रोडक्ट को मार्केट में फेयर प्राइस पर सेल करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल समझिएगा कि किसान अपनी सब्जी 10 रुपए पर किलो में बेच रहा था, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी सब्जी मार्केट में 20 रुपए पर किलो में बेचवा देती है, किसान को भी बेटर इनकम मिलती है। क्लियर है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? पहला है कि कलेक्ट्स प्रोडक्ट फ्रॉम मेंबर्स, मतलब सब मेंबर का प्रोडक्ट कलेक्ट करती है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, गुड्स को ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस में स्टोर करती है। थर्ड, एलिमिनेट्स मिडलमैन, मतलब मार्केटिंग के बीच के ब्रोकर को हटा देती है, इससे प्रोड्यूसर को ज्यादा प्राइसेस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट। अब जो नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो है आपका फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब कृषि सहकारी समिति। ये फार्मर को लो कॉस्ट पर फार्मिंग इनपुट्स प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि एक फार्मर को फर्टिलाइजर मार्केट में 1800 रुपए का मिल रहा है फर्टिलाइजर, राइट, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वही फर्टिलाइजर 1500 रुपए में प्रोवाइड कर देती है, तो इससे जो फार्मर की कॉस्ट है वो कम हो गई है। क्लियर है। इसका फंक्शन क्या है? पहला, प्रोवाइड सीड्स फर्टिलाइजर एंड मशीनरी, मतलब बीज फर्टिलाइजर ट्रैक्टर मशीनरी ये सब अवेलेबल कराती है। दूसरा, इनकरेज मॉडर्न फार्मिंग, मतलब नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फार्मिंग मेथड सिखाती है। थर्ड है आपका इंक्रीजेज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब अच्छी क्वालिटी के इनपुट से प्रोडक्शन बढ़ता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसका खुद एग्जांपल है ना। चलिए, ये फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे। उसके बाद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करेंगे, मतलब ऋण सहकारी समिति। ये मेंबर को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल कि विलेज में, जो गांव में मनी लेंडर 30% इंटरेस्ट लेता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेंगे, ये सिर्फ 8 से 10% इंटरेस्ट पर लोन दे देती है। तो यहां पे इससे क्या होगा कि मेंबर को फायदा हो जाता है। इसका फंक्शन क्या है? पहला, इंकरेजेस सेविंग, मतलब मेंबर को सेविंग करने के लिए मोटिवेट करती है। दूसरा, प्रोटेक्ट मेंबर फ्रॉम मनी लेंडर्स, मतलब महाजनों के एक्सप्लॉयटेशन से बचाती है। थर्ड है आपका प्रोवाइड इजी क्रेडिट फैसिलिटीज, मतलब लोन लेने की प्रोसेस इजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका खुद का एक एग्जांपल है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को हम आवास सहकारी समिति कहते हैं। ये मेंबर को अफोर्डेबल कॉस्ट पर घर प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल कि 100 लोग मिलकर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं, सब मिलकर लैंड खरीदेंगे, फ्लैट्स बनवाएंगे और सबको मार्केट से सस्ते में घर मिल जाता है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? पहला, प्रोवाइड प्लॉट्स और फ्लैट्स, मतलब मेंबर को प्लॉट या फ्लैट अलॉट करती है। दूसरा, अरेंजेज हाउसिंग फाइनेंस, मतलब होम लोन या फाइनेंस अरेंज करती है। थर्ड है आपका सोल्व हाउसिंग प्रॉब्लम, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज थे। इसके बाद अगर हम एक अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अगर केस स्टडी के बारे में डिस्कस करें, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ना। अमूल क्या है? सबको पता होगा कि अमूल इंडिया की सबसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी मानी जाती है ना। स्टार्ट हुआ था 1946 के अंदर, कहां पे? आनंद जगह है गुजरात में, वहां पे, है ना। तो अमूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946 एट आनंद गुजरात। वाई वाज अमूल फॉर्म, क्यों बनाया गया था? मिल्क फार्मर को मिडल मैन के एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। ठीक है, जो किसान दूध निकालते थे, है ना, उनको मिडलमैन को देना पड़ता था और वो मिडलमैन अपना प्रॉफिट बचा के आगे बेच देते थे। तो इसको बचाने के लिए क्या होता था? अमूल को बनाया गया। पहले बीच वाले ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे और फार्मर को कम पैसा मिलता था, तो अमूल ने इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। क्लियर है। क्या करता है अमूल? कलेक्ट मिल्क फ्रॉम मिलियन ऑफ फार्मर, मतलब आज अमूल लाखों फार्मर से मिल्क कलेक्ट करता है, इसलिए ये दुनिया के सबसे बड़े डेयरी कोऑपरेटिव मॉडल में से एक है। क्लियर है। अमूल के अलग अलग प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, बटर है, चीज है, आइसक्रीम है, घी है, पनीर है, कर्ड है, तो ये बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है।
अब नेक्स्ट है कि बेटर इनकम टू फार्मर, फार्मर को डायरेक्ट, भाई देखो एक बात बताओ, सबको पैसे से मतलब है ना, तो अमूल उस मिडल मैन के कॉस्ट को अगर काट के फार्मर को दे रहा है तो फार्मर को भी मेहनत नहीं करना पड़ रहा है ना, तो फार्मर को डायरेक्ट पेमेंट मिल जा रहा है, बीच के ब्रोकर नहीं होते हैं, इनकम बढ़ जाती है। क्लियर है। अब सक्सेस फैक्टर क्या क्या हो सकते थे अमूल के, तो पहला है स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव नेटवर्क, पूरा नेटवर्क कोऑपरेटिव मॉडल पर बेस्ड है। दूसरा डायरेक्ट फार्मर पार्टिसिपेशन, मतलब फार्मर खुद सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन को हटा दिया गया कंप्लीटली, इसलिए फार्मर को फेयर प्राइस मिल जाता है। चौथा एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब प्रोडक्ट पूरे इंडिया में एफिशिएंटली सप्लाई किए जाते हैं, इस वजह से अमूल इतना सक्सेसफुल बना। अब आप क्या सीख सकते हैं अमूल से, व्हाट आर द लर्निंग फ्रॉम अमूल, है ना। पहला है कॉपरेशन इंक्रीजेस कलेक्टिव स्ट्रेंथ, मतलब अकेले आदमी कमजोर होता है लेकिन ग्रुप मिलकर बहुत पावरफुल होता है, इसको बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट, राइट। 1+1=11, है ना, मतलब अगर एक काम नहीं हो रहा है आपसे, वही अगर दो काम उसी काम को करे तो दो लोग उसी काम को करो तो ये हो जाता है आराम से। क्लियर है, इसी को बोलते हैं सिनर्जी इफेक्ट, या सिनर्जी को हम डिटेल में बोले तो कॉपरेशन इंक्रीजेज विद कलेक्टिव स्ट्रेंथ, राइट। चले, दूसरा है स्मॉल प्रोड्यूसर कैन कंपीट ग्लोबली, मतलब छोटे प्रोड्यूसर भी मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट कर सकते हैं। थर्ड इंप्रूव रूरल इकोनॉमी, फार्मर की इनकम बढ़ती है, इंप्लॉयमेंट क्रिएट होता है, गांव का डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी रूरल इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाती है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो पार्ट थे, राइट। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की, ठीक है, ये हमारा लास्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, राइट। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हम संयुक्त पूंजी कंपनी बोलते हैं। क्लियर है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, राइट। मतलब कुछ लोग अपनी मर्जी से मिलकर एक कंपनी बनाते हैं ताकि बिजनेस कर सके, लेकिन कंपनी और बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है, कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि कंपनी इंसान नहीं है बल्कि लॉ के द्वारा बनाया गया एक लीगल पर्सन है। कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोर्ट में केस कर सकती है, कंपनी के अगेंस्ट भी केस हो सकता है, लेकिन कंपनी खुद चल नहीं सकती, इसलिए डायरेक्टर उसकी तरफ से काम करते हैं। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्लियर है। दूसरी बात सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब क्या है कि कंपनी और उसके शेयर होल्डर अलग होते हैं, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती और शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि एबीसी लिमिटेड के ऑनर है मोहित, है ना, कंपनी ने एक बिल्डिंग खरीदी तो वो बिल्डिंग मोहित की पर्सनल बिल्डिंग नहीं है बल्कि एबीसी लिमिटेड की होगी। क्लियर है, यही है सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। थर्ड है आपका परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये है कि कंपनी कभी मरती नहीं है ना, मेंबर चेंज हो सकते हैं, डायरेक्टर चेंज हो सकते हैं, शेयर होल्डर चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंपनी चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि मेंबर्स मे कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, राइट। अब नेक्स्ट है कॉमन सील, मतलब क्या है कि पहले कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर कॉमन सील होता था, ये कंपनी की ऑफिशियल आइडेंटिटी माना जाता था। फॉर एग्जांपल देखो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़िएगा तो उसमें कॉमन सील के बारे में कंपलसरी बताया गया है ना, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, इंडिया में कंपनी के रजिस्ट्रेशन पहले 1956 था, है ना, अब अमेंडमेंट कुछ आ गए तो नया जो बना हुआ है वो 2013 का है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये इंडिया में कंपनी का रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है और ये कंपनी का मेन लॉ है ना। नेक्स्ट है ऑनरशिप डिवाइडेड इनटू शेयर्स, कंपनी का ऑनरशिप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और इन पार्ट्स को हम शेयर कहते हैं, जिसके पास जितने शेयर होंगे उतनी ऑनरशिप भी होगी। अब नेक्स्ट है मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब शेयर होल्डर रोज कंपनी नहीं चलाते, वो डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट करता है, ऑनरशिप शेयर होल्डर के पास होती है और मैनेजमेंट डायरेक्टर के पास होता है। क्लियर है, चलिए ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ लाइक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्या क्या फीचर हो सकता है जो कि हमने आपको बताया है ना। पहला आर्टिफिशियल पर्सन, समझ में आ गई बात। दूसरा है लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा है इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कंपनी एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को ही हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। चौथा नंबर परपेचुअल सक्सेशन,
समझ में आ रही बात, बता दिया हूं। पांचवा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है ना, डेली मैनेजमेंट डायरेक्टर करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ उनके शेयर के अनपेड अमाउंट तक होती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहती है। ठीक है। सातवां नंबर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब पब्लिक कंपनी के शेयर इजिली ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आज अगर मोहित के पास शेयर है, कल वो राहुल को बेच सकता है, इसलिए यहां पे ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट है आठवां नंबर रिस्क शेयरिंग, मतलब बिजनेस का रिस्क एक आदमी नहीं उठाता, सारे शेयर होल्डर अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिस्क शेयर करते हैं। ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। मेरिट्स की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे पहला मेरिट है लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर की पर्सनल असेट सेफ रहती है, बिजनेस लोन होने पर पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकती। दूसरा, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर को आसानी से बाई या सेल किया जा सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट लिक्विड होता है। थर्ड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब मेंबर बदलने के बाद भी कंपनी चलती रहती है। चौथा, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी पब्लिक से शेयर इशू करके बहुत बड़ा फंड रेज कर सकती है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकती है, तो इसलिए कंपनी के पास कैपिटल की कमी नहीं होती। राइट। पांचवा नंबर है स्कोप फॉर एक्सपेंशन, मतलब जब कंपनी के पास ज्यादा फंड्स होंगे तो नया फैक्ट्री खोल सकती है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, फॉरेन मार्केट में भी जा सकती है, मतलब बिजनेस को इजिली एक्सपेंड किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। राइट। नेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी एक्सपर्ट को हायर करती है, जैसे फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, और हर डिपार्टमेंट एक्सपर्ट हैंडल करता है, तो इसलिए एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्लियर। चलिए, अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस या डिमेरिट्स की बात करेंगे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की। फर्स्ट आपका लिमिटेशंस है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देखो कंपनी बनाना इजी नहीं होता, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एमओए होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना, आरओसी लगता है, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो इसलिए पूरी जो फॉर्मेशन होगी ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दूसरा, लैक ऑफ सेक्रेसी, कंपनी को बहुत इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट और पब्लिक को डिस्क्लोज करनी पड़ती है, इसलिए बिजनेस सीक्रेट मेंटेन करना जो है वो मुश्किल होता है। थर्ड, इम्पर्सनल मैनेजमेंट, मतलब ऑनर और मैनेजर अलग होते हैं, इसलिए पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम होता है, कभी कभी मैनेजर अपने इंटरेस्ट में डिसीजन ले सकता है। ठीक है। चौथा है न्यूमरस लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब कंपनी को बहुत सारे लॉ फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे एनुअल रिटर्न, ऑडिट, बोर्ड ऑफ मीटिंग, कॉम्प्लायंस हो गए, आरओसी फाइलिंग हो गया, और भी बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट है डिले इन डिसीजन मेकिंग, मतलब हर डिसीजन बोर्ड मीटिंग और अप्रूवल के बाद होती है, तो इसलिए डिसीजन लेने में टाइम लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका ओलिगार्किक मैनेजमेंट, मतलब रियलिटी में कंपनी का कंट्रोल कुछ ही डायरेक्टर या प्रोमोटर के पास होता है, इसी को बोलते हैं हम ओलिगार्किक मैनेजमेंट, है ना, जहां कुछ ही जो भी कंपनी का कंट्रोल है ना कुछ डायरेक्टर या प्रोमोटर के पास होता है, उसको हम बोलते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट। ठीक है। ओलिगोपोली मार्केट पढ़ा है ना आपने, है ना, इकोनॉमिक्स में, तो ओलिगो का मतलब ही होता है कुछ, है ना, फ्यू। राइट। तो सब शेयर होल्डर डायरेक्टली कंपनी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर है। सातवां नंबर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कंपनी में अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे शेयर होल्डर, इंप्लॉइज, मैनेजमेंट, कस्टमर, तो सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। ध्यान रखिएगा कि अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 में यह डिफाइन किया गया है कि कंपनी दो तरीके के हो सकती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके प्राइवेट कंपनी के बारे में बात करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। देखिए, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर को ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, ठीक है, जिसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, जो पब्लिक को शेयर या सिक्योरिटीज खरीदने के लिए इनवाइट नहीं करती, और जिसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी होता है। सिंपल डेफिनेशन ये है कि प्राइवेट कंपनी एक क्लोज ग्रुप की कंपनी होती है, जिसमें ऑनरशिप लिमिटेड लोगों के पास होती है और आम पब्लिक उसके शेयर्स डायरेक्टली नहीं खरीद सकता। फॉर एग्जाम्पल, इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी हो सकता है ना। अगर किसी कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि वो प्राइवेट कंपनी है। अब इसके फीचर्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहला फीचर है रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफर नहीं किए जा सकते।
अगर मोहित अपने शेयर राहुल को बेचना चाहता है तो कंपनी के रूल्स और एग्जिस्टिंग मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत हो सकती है। ध्यान रखिएगा, पब्लिक कंपनी में शेयर फ्रीली ट्रांसफर होते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस होता है। ठीक है, मेंबर्स की बात करें, पूछा जाता है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर जो है वो 200 हो सकते हैं। प्रेजेंट और फॉर्मर एम्प्लॉय को इसमें काउंट में इंक्लूड नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा, है ना। मान लो कोई एक एम्प्लॉय है, वो कल रिटायर हो गया तो उसको मेंबर नहीं माना जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब थर्ड है आपका नो पब्लिक इन्विटेशन, मतलब प्राइवेट कंपनी पब्लिक को ये नहीं बोल सकते कि हमारे शेयर खरीदो, ये पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती थ्रू पब्लिक इशू। क्लियर है, मतलब आईपीओ नहीं ला सकती है ये, इसलिए इसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर है नेम रिक्वायरमेंट। हर प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड या ध्यान रखिएगा पीवीटी लिमिटेड लिखना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या एक्सवाईजेड पीवीटी लिमिटेड, है ना। अब ध्यान रखिएगा, इसके हम थोड़े एडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। प्रिविलेजेस क्या होता है प्राइवेट कंपनी के, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के। तो प्राइवेट कंपनी को लॉ कुछ स्पेशल रिलैक्सेशंस देता है और इन्हें ही प्रिविलेजेस कहते हैं, है ना। पहला प्रिविलेज जो है वो कैन बी फाउंड विथ ओनली 2 मेंबर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी सिर्फ 2 मेंबर से स्टार्ट हो सकती है और ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, प्रोस्पेक्टस इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी पब्लिक को यह बताती है कि हमारे शेयर खरीदो, लेकिन प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करती, इसलिए प्रोस्पेक्टस बनाना कंपलसरी इसको नहीं होता है। क्लियर है। थर्ड है आपका कि शेयर कैन बी अलॉटेड विदाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि पब्लिक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मिनिमम अमाउंट कलेक्ट करना पड़ता था, है ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसको बोलते हैं। ये किसके केस में है? पब्लिक कंपनी के केस में। लेकिन प्राइवेट कंपनी को ये वेट नहीं करना पड़ता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, आरओसी क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, उससे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है प्राइवेट कंपनी को, और ये सर्टिफिकेट मिलते ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए इसका फॉर्मेशन फास्ट होता है प्राइवेट कंपनी का। क्लियर है। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड ओनली 2 डायरेक्टर, मतलब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 3 होते हैं। ये कंपैरिजन एग्जाम के अंदर हमेशा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि इंडेक्स ऑफ मेंबर इज नॉट मैंडेटरी, मतलब इंडेक्स ऑफ मेंबर क्या होता है कि ये मेंबर के लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने का रिकॉर्ड होता है। प्राइवेट कंपनी के लिए इसे मेंटेन करना कंपलसरी नहीं होता, इसलिए कंप्लायंस थोड़ा इजी हो जाता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है, याद रखिएगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। ठीक है, देखिए पब्लिक कंपनी मतलब सार्वजनिक कंपनी, है ना। पब्लिक कंपनी क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। मतलब इसमें मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती है, शेयर को फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं और पब्लिक को शेयर और डिवेंचर खरीदने के लिए इन्वाइट किया जाता है। सिंपल शब्दों में कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आम पब्लिक भी ऑनर बन सकता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, ठीक है, इंफोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तो इन सबके शेयर स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कोई भी इन्वेस्टर खरीद सकता है। क्लियर है। अब फीचर इसके क्या क्या होते हैं, फीचर भी देख लीजिए, है ना। सबसे पहला मिनिमम 7 मेंबर होता है, ये कंपलसरी होता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर थे, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर ये होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, नो मैक्सिमम लिमिट, मतलब पब्लिक कंपनी चाहे तो मेंबर की मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे नहीं होती, चाहे 1000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़ शेयर होल्डर हो सकते हैं, सब अलाउड है। ठीक है। थर्ड है आपका फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब पब्लिक कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर मोहित के पास रिलायंस के शेयर हैं तो वो स्टॉक मार्केट में किसी को भी बेच सकता है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। चौथा नंबर, पब्लिक इन्विटेशन अलाउड, ये पब्लिक कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि हमारे शेयर खरीदो, इसी प्रोसेस को पब्लिक इशू या आईपीओ कहते हैं। यहीं से कंपनी बहुत बड़ा कैपिटल रेज कर सकती है। ठीक है। और पांचवा नंबर, प्राइवेट कंपनी एज सब्सिडियरी, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो लॉ उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट करता है। ये कंपनी एक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब बिजनेस शुरू करते वक्त कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चूज करें?
क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, साइज, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिस्क कंट्रोल, कंटिन्यूटी, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है, राइट? चलिए, अब हम उसी फैक्टर को देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हो तो उस फैक्टर को आपको फेस करना पड़ता है। पहला है कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब सबसे पहला फैक्टर है बिजनेस बनाना कितना इजी और कितना कॉस्टली है। ठीक है, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सबसे इजी और सबसे सस्ता बिजनेस है, रजिस्ट्रेशन भी कम है, फॉर्मेलिटीज भी कम है। पार्टनरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़े ज्यादा फॉर्मेलिटीज होते हैं, लेकिन कंपनी से काफी इजी है। कंपनी की बात करें तो कंपनी बनाना सबसे डिफिकल्ट होता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन, एमओए, एओए, आरओसी कॉम्प्लायंस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, सब चीज कंपलसरी होता है। क्लियर है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन पे, है ना? ये एक फैक्टर हो सकता है कि कौन सी आप बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हो, राइट? अब दूसरे नंबर की बात करें लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस में लॉस हुआ तो ऑनर कितना रिस्पॉन्सिबल होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में सिर्फ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्लियर है? बाकी को पार्टनर की लिमिटेड होती है ना? एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। पर्सनल असेट जो है वो सेफ रहते हैं, इसी वजह से इन्वेस्टर कंपनी को प्रेफर करता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो अगर बात करें कैपिटल रिक्वायरमेंट की, ठीक है, देखो, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी ध्यान रखिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो है आपका इजिली डिसॉल्व हो सकता है ना? कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है, पार्टनरशिप जो बिजनेस है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मान लो कि अगर मालिक को, क्योंकि एक ही बंदा होता है ना, मालिक को कुछ हो जाता है या पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो आपका बिजनेस जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, ये अपने कंटिन्यूटी को एंजॉय करते हैं। कोई भी मेंबर अगर बैंकरप्ट हो गया या नहीं भी रहा तो ये सारे बिजनेसेस जो है वो चलते रहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट एबिलिटी। मतलब देखो, मैनेजमेंट एबिलिटी की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर में एक ही बंदा होता है ना? तो एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं वो लैग करता है सारे फंक्शन को परफॉर्म करने में। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप या कंपनीज के अंदर क्या होता है कि वो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग स्किल्स होते हैं उनके पास। तो स्किल्स के बेसिस पे वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। कोई बंदा फाइनेंस का होता है, कोई बंदा मार्केटिंग का होता है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली आपके एक्सपर्टेस निखर के आता है, राइट? तो कंपनी कहाँ सुटेबल होता है? जहां पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड होती है ना, तो कंपनी एक्सपर्ट को हायर करता है, जो एक्सपर्ट आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट? अब उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट की। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस को कितना पैसा चाहिए, इसी बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन चूज करी जाती है। जैसे कंपनी की बात करें तो सबसे ज्यादा कैपिटल रेज कर सकती है, कैसे? शेयर इशू करके, पब्लिक से पैसा लेकर। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर अपना पैसा मिलाकर बिजनेस चलाते हैं, कैपिटल कंपनी से कम होता है। सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो ऑनर अकेला पैसा लगाता है, इसलिए कैपिटल सबसे लिमिटेड होती है। कंक्लूजन ये है कि लार्ज स्केल बिजनेस जो है उसमें कंपनी बेस्ड माना जाता है, राइट? उसके बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे, राइट? तो डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल किसके पास रहेगा, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हाइल चूजिंग योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो 100% कंट्रोल ऑनर के पास होता है, डिसीजन इंस्टेंटली ले सकता है। पार्टनरशिप की बात करें तो सारे पार्टनर मिलकर डिसीजन लेते हैं, शेयर्ड कंट्रोल होता है। ठीक है, कंपनी की बात करें तो ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग होते हैं, शेयर होल्डर ऑनर होते हैं, डायरेक्टर्स मैनेजमेंट करते हैं, इसलिए ऑनर डायरेक्टली मैनेजमेंट नहीं करता। अब नेचर ऑफ बिजनेस की हम बात करेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो बिजनेस किस टाइप का है उसके हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया जाता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां कस्टमर और पर्सनल रिलेशन इंपॉर्टेंट हो, एग्जांपल मेडिकल स्टोर, सैलून, रिटेल शॉप, लोकल कोचिंग, है ना? पार्टनरशिप की बात करें तो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए बेस्ट होता है, जैसे सीए फर्म हो गया, लॉ फर्म हो गया, डॉक्टर की क्लिनिक हो गई, आर्किटेक्ट हो गया। कंपनी की बात करें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और बिग बिजनेस के लिए बेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी हो गया।
समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो ये सारे बात याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने जो पढ़ाया है एग्जाम टिप्स के बारे में बता दिया है। बाकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बीच क्या क्या डिफरेंस होता है वो मैंने एक स्लाइड पे दे दिया है आपको, है ना। और पूरा जो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के बारे में एक ही जगह पे पूरा इसका कंपैरेटिव इवैल्यूएशन चार्ट दे दिया है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी कोर्सेज के लिए नीचे नंबर दिया गया है, ऊपर नंबर यहाँ पे 8789312390 दिया गया है। आप हमें कोर्स के लिए कॉल करके सीजीपीएससी में इनरोल करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद।